अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 20 के न्यूमेरिकल्स करने हैं। एसी सर्किट, यकीन मानो न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए, क्योंकि जो मॉडल पेपर आया है ना फिज़िक्स का, उसके अंदर भी आपको 8 से 9 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या है, जो मेन आपका पेपर होगा बोर्ड का, उसमें भी आपको कम से कम जो है वो 8 से 9 न्यूमेरिकल आएंगे, कम से कम भी 8 से 9 न्यूमेरिकल। तो आप शॉर्ट सेक्शन न्यूमेरिकल के बगैर नहीं कर सकते। अनीस हुसैन एमई इंग्लिश सेंटर के गेस्ट पेपर से करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। वीडियो नहीं छोड़ना, बहुत काम की वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की वीडियो में हमने कवर करनी है। तो चलो सबसे पहले जो है वो अनीस हुसैन से स्टार्ट लेते हैं, फिर एमई इंग्लिश सेंटर की तरफ चलेंगे। अच्छा देखो, अनीस हुसैन लिख दिया मैंने, ए फॉर अनीस, एच फॉर हुसैन, ठीक है। तो फिर ये आपका आ गया न्यूमेरिकल नंबर 1 और ये गिवन डेटा आ गया। इसी तरह से पेपर में भी करना, गिवन डेटा और टू फाइंड। सही है, क्लैरिटी है। अच्छा अब देखो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इफ़ एन अल्टरनेटिंग करंट, देखो अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी करंट। एसी करंट क्या होता है, जिसमें इस तरह से साइकिल आते हैं, ये साइकिल आते हैं, इसे हम एसी करंट कहते हैं। सही है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो कि फ्लो कर रहा है एक सर्किट में से, कोई सर्किट है, उस सर्किट में आपके पास करंट है, वो करंट अल्टरनेटिंग है, डीसी नहीं है। आपने सुना होगा ना डीसी करंट, एसी करंट, तो अभी अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है। अच्छा एम्पलीट्यूड कितना है, अब ये आई नॉट है, देखो सिर्फ आई बोल रहे हैं इसका मतलब करंट है, लेकिन एम्पलीट्यूड कहाँ है और आगे यूनिट लिखा हुआ है 5 AMPS, तो आप समझ सकते हो ना कि ये आपको करंट दिया हुआ है, ये यूनिट जो है वो करंट का है। आई नॉट का मतलब है एम्पलीट्यूड, यानी मैक्सिमम करंट जो आपको मिलेगा वो आई नॉट होता है। सही है। और यूनिट से पता चल रहा है कि ये करंट है, ठीक है। एम्पलीट्यूड इसलिए बोला क्योंकि मैक्सिमम, देखो ना यहाँ ये आपके पास क्या है, आई नॉट। अब देखो यहाँ पर जो आ रहा है वो आई होगा, क्यों आई होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम है ना उसको तो हमने आई नॉट का है। अब मैं इस पॉइंट पर हूँ तो आई नॉट बराबर होगा आई के, जो आई नॉट की वैल्यू आ रही होगी वही आई की वैल्यू आ रही होगी। बात क्लियर हुई, यही समझाना चाह रहा था, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी है जिसे हम एफ से कॉल करेंगे 60 हर्ट्स, ठीक है। आपने क्या लिखना है, राइट इट्स इक्वेशन। आपने करंट की इक्वेशन लिखनी है, करंट सॉल्व, करंट की वैल्यू नहीं लिखनी, वैल्यू आएगी भी नहीं, जस्ट आपके पास आएगी इक्वेशन। अच्छा सिर्फ इक्वेशन लिख के नहीं छोड़ देना, इक्वेशन तो ये रही, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सिर्फ इक्वेशन लिख के छोड़ नहीं देना, इक्वेशन में जो वैल्यूज आपको पता है वो पुट करनी है। आपको आई नॉट पता है तो पुट कर दो, साइन वो तो सॉल्व करना पड़ेगा, ओमेगा निकाला जा सकता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। टी नहीं है तो टी ऐसे ही रहने देना, अगर टी मिल गया तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा ओमेगा का और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बताओ। हियर ओमेगा और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, है ना। तो सॉल्व नहीं करना है इसे, चाहिए सिर्फ 2 पाई लिखो और एफ लिख दो जो कि 60 है। अब यहाँ पर पुट कर दो जितनी भी वैल्यूज आपको पता है। अच्छा मुझे आई पता है, नहीं पता तो इसलिए आई ऐसे 30 आ गया। मुझे आई नॉट पता है जो कि मेरे पास 5 है, फिर मेरे पास साइन आ गया। ओमेगा मुझे पता है जो कि है 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 60 और टी एज इट इज आ गया। ये इक्वेशन आ गई आपकी। मज़ीद सॉल्व क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे टाइम नहीं पता। अगर मुझे टाइम बता दिया जाए तो मैं करंट की वैल्यूज़ बता दूंगा, आई की वैल्यूज़ बता दूंगा कि आई अभी कहाँ पर और क्या वैल्यू दे रहा है। सही है बच्चों, बात समझ आई, कितना आसान सा न्यूमेरिकल था, है ना। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। बस इसी तरह से पेपर में भी आपने शॉर्ट न्यूमेरिकलों को अच्छी तरह परफॉर्म करना है। आ जाओ न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं, गिवन डेटा टू फाइंड। सही है, डायग्राम ज़रूर बना लिया करो, पेपर में भी बना लोगे अच्छी बात है, कोई बहुत टाइम नहीं लगता डायग्राम बनाने में। अ 200 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड विथ एसी सप्लाई। देखो आपके पास एक रजिस्टर कनेक्ट है सर्किट में जिसकी वैल्यू 200 ओम्स दी हुई है, बात क्लियर है। सर्किट में है तो सर्किट इस तरह बन सकता है ना। अच्छा अब सप्लाई क्या है, सप्लाई है एसी,
ये AC का सिग्नल है, सॉरी ये AC का सिंबल है, सही है, सिग्नल भी सही है, ये AC का सिंबल है। इस तरह से जब सिंबल बना हुआ हो सर्किट में, इसका मतलब है सप्लाई AC है। इस तरह से बना हुआ होता है तो इसका मतलब है सप्लाई DC है। अभी AC का जिक्र हुआ है तो मैंने इस तरह का सिंबल आपके सामने रखा। अच्छा, सप्लाई, अच्छा अब इससे जो वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज V कहलाएगा, जो कि 36 वोल्ट है। करंट है तो वोल्टेज भी होगा ना। फ्रीक्वेंसी जो आ रही है जो कि F कहलाएगी, जो कि 60 हर्ट्ज़ की होगी। कैलकुलेट द, आप कैलकुलेट क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने करंट कैलकुलेट करना है। पहले हिस्से में A करंट कैलकुलेट करना है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कर लेते हैं, इन्होंने पार्ट लिखा हुआ है ना। अच्छा, दूसरे हिस्से में क्या कैलकुलेट करना है, पावर डेसिपेटेड इन द रजिस्टर। देखो आपको क्या लगता है, रजिस्टर आपके करंट को रोक रहा है ना, आपके करंट को रोक रहा है, यानी एनर्जी को ज़ाया कर रहा है। अब वो ज़ाया किस फॉर्म में कर रहा है, वो हीट की फॉर्म में ज़ाया करता है। अगर आप रजिस्टर के करीब हाथ लाओगे ना, आपको पता चलेगा यार हीट रिलीज़ हो रही है। वो हीट क्यों रिलीज़ हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बात क्लियर हो गई। ऑल्सो राइट द इक्वेशन फॉर करंट, यहाँ भी वही बात है, करंट की इक्वेशन लिख के दिखाइएगा बच्चों, करंट की इक्वेशन, ठीक है। करंट पता भी करनी है और करंट की इक्वेशन को लिखना भी है। बेसिकली यहाँ पर जो हम पता करने जा रहे हैं ना, पहले हिस्से में वो I0 पता करने जा रहा है, जब भी तो दूसरे हिस्से में करंट की इक्वेशन मांग रहे हैं। I0 निकलेगा तो करंट की इक्वेशन निकलेगी ना यहाँ के तरीके से। चलो आ जाओ कैलकुलेट करते हैं सोल्यूशन। देखो भाई, करंट का फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना, I0 अपॉन V इज इक्वल टू IR, आपने पढ़ा है ना। तो इसी के ज़रिए से करंट की इक्वेशन निकाल लो, मतलब करंट की वैल्यू निकाल लो। तो इसको मैं I0 कह देता हूँ, तो V अपॉन R, ठीक है। इसको चाहो तो V0 कह सकते हो, लेकिन कहने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल I0 और V, ठीक है। तो V 36, करंट 36, सॉरी वोल्टेज 36 और रेजिस्टर आपको 200। तो नाउ वी सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर और द पॉकेट कैलकुलेटर। तो 0.18, अब क्या आएगा, एम्पियर। क्यों एम्पियर, क्योंकि सारे SI में दिए हुए थे। अच्छा, कोई परेशानी मुश्किल ऐसी बात जो समझ ना आई हो, नहीं। अच्छा, आपके पास करंट आ गया, पावर डेसिपेशन निकालते हैं, ये आपका पार्ट 1 था, ठीक है। अब हम पार्ट 2 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो पार्ट 2 में क्या बोला, पावर P इज इक्वल टू VI, यही फॉर्मूला पढ़ा था पावर के लिए, P इज इक्वल टू VI। अच्छा देखो, ये V है तो ये VI0 है, तो इसके अलावा तो कोई और करंट आपके पास है भी नहीं ना, इसीलिए। तो 36 और 0.18, तो कितना आ गया, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 36 मल्टीप्लाई 0.18, 200, सही है ना 200। देखो यहाँ पर हमने हाँ सही आ रहा है, 200 वाट। तो देखो अब ये पावर ज़ाया कहाँ से हो रही है, बेशक पावर ज़ाया रजिस्टर की मदद से, नहीं शायद हमने थोड़ा सा, सॉरी मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया डिवाइड की जगह। एक मिनट, मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर में डिवाइड डाल दिया। 6.48 में भी बोलेंगे बहुत ज़्यादा वैल्यू क्यों आ रही है, अब सही है, अब सही आया। पहले वो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, अब सही आया। देखो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है 36 जो कि वोल्टेज है, करंट जो कि 0.18 आ रहा है। तो पावर जो ज़ाया हो रही है वो इतनी ज़ाया हो रही है। अगर करंट ये है, वोल्टेज ये है, करंट वोल्टेज बढ़ाओगे तो पावर भी मज़ीद ज़ाया होगी, सही है। अच्छा, अब इक्वेशन लिखनी थी हमें, किसकी इक्वेशन लिखनी थी, करंट की। अच्छा, इक्वेशन साथ साथ वोल्टेज की भी मांगी गई है, सिर्फ करंट की नहीं, वोल्टेज की भी इक्वेशन मांगी है। सॉल्यूशन, ये पार्ट 3 का सॉल्यूशन है, ये पार्ट 2 का सॉल्यूशन है। अच्छा देखो, वोल्टेज की इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। दोनों को साइन के फॉर्म में लिखा जाता है यहाँ पे, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। कोई मुश्किल है नहीं, आप इससे पहले कर चुके हो। V0 क्या है, बेसिकली यही चीज़ V0 थी, ठीक है। मैंने कहा इसे V कॉल कर रहा था, V0 कह लो, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। V0 कह लो, V कह लो, कोई मसले वाली बात नहीं है, नोटेशन है, जस्ट नोटेशन है। अब ओमेगा निकालते हैं, क्योंकि देखो दोनों तरफ ओमेगा है, T तो हमें यहाँ फिर अननोन है,
तो कोई मसला ही नहीं है। हेयर ओमेगा, तो ओमेगा के लिए क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई। एफ को सॉल्व करना है या नहीं करना, सॉल्व कर दो। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 60। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको ज़रा, पाई भी सॉल्व कर देना, 2 मल्टीप्लाई बाई, फिर क्योंकि आपको ना बुक में सॉल्व कर दिया था उन्होंने इसलिए 60। तो आपके पास आ रहा है 3 7, राउंड ऑफ करोगे 7 7। वैसे तो पॉइंट के बाद आ रहा था 3 7 6 और समथिंग कुछ आ रहा था, लेकिन राउंड ऑफ कर दोगे तो ये 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आपका, लेकिन बुक में ना आपको वो 6 ही लिख के दिया उन्होंने, इसको 6 ही कर लो, राउंड ऑफ नहीं करा उन्होंने। देखो राउंड ऑफ कर भी दोगे तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है, 3 7 6 3 7 7 एक ही तरफ करीब करीब है। अब देखो ओमेगा आ गया है, अब v लिख लो। तो v इज इक्वल टू v नोट क्या दिया हुआ है 36 साइन, और ओमेगा कितना दिया हुआ है 3 7 6 और t। देखो अब आप बोलोगे सर यहाँ पर पाई रखा और यहाँ पे पाई सॉल्व कर दिया, मर्जी है, 2 पाई रख लो, टीचर समझ जाएगा, मैं समझ जाऊंगा, मैं पूरे नंबर दूंगा, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है। तो 0.18 साइन 376 और अगेन टी, दिस इज आवर फाइनल वन। ये हमारी इक्वेशन है। बस अब आपको ना टाइम की वैल्यू चाहिए। अगर मैं कह दूं टाइम आपके पास 1 है तो करंट और वोल्टेज क्या होगा, तो जस्ट आप यहाँ टाइम 1 रखना, साइन सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करना, आपके पास करंट और वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे अनीस हुसैन के अच्छे थे न्यूमेरिकल भी अच्छे होते हैं, ठीक है। आप लोग दिल लगा के पढ़ोगे ना, आपको न्यूमेरिकल भी अच्छे लगेंगे। देखो यार, दिल लगा के पढ़ा करो। मैं ख़ुद भी जब पढ़ता हूँ तो इस चीज़ को बड़ा महसूस करता हूँ कि अगर दिल लगा के ना पढ़ो तो बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ना। तो दिल लगा के पढ़ा करो, मेहनत से पढ़ा करो। आ जाओ अब अपने एमी इंग्लिश सेंटर के करते हैं, ठीक है। तो 2 फाइन, मैं न्यूमेरिकल खोल लेता हूँ एमी इंग्लिश सेंटर का, ठीक है। मुझे जस्ट आप 1 मिनट देंगे तो मैं न्यूमेरिकल खोलकर आपको आंसर भेज दूँगा। सॉरी, हाँ ये आ गया, एन ए सी हैज़ अ 40 ohms। 1 मिनट बस न्यूमेरिकल निकाल लूँ मैं एमी इंग्लिश सेंटर से। मैंने ग्रुप में नोट्स भेजे थे, आई होप आप लोगों ने देख लियो, तो उसमें सारे न्यूमेरिकल ऑलरेडी सॉल्व थे। अच्छा, यहाँ पर आप समझ भी लोगे। चलो आ गया, एन ए सी सर्किट हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस 200 की थी, यहाँ पे 40 ohms की दी हुई है आपको। सर्किट अभी भी AC है, सही है। तो रेजिस्टर कितने की हो गई 40 ohms। अच्छा, एन इंडक्टिव रिएक्टेंस, देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL, सही है, जो कि 30 ohms पे है। वैसे बुक में OHM लिखा हुआ है, लेकिन आप ये सिंबल बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी जो कैपेसिटर की वजह से रेजिस्टेंस आ रही है 20 ohms। ड्रॉ द, अच्छा अब देखो सर्किट इस तरह का नहीं है, सर्किट थोड़ा चेंज हो गया है। सर्किट में कैपेसिटर भी आ गया और इंडक्टर भी आ गया, सही है। तो वो मैंने इधर एक एग्जाम्पल सिर्फ रेजिस्टर के लिए दी है। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, ड्रॉ द इम्पिडेंस ट्राइंगल। आपने ना इम्पिडेंस ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो ये ट्राइंगल आपने ड्रॉ करना है, वो मैं बताता हूँ कैसे ड्रॉ होता है। कैलकुलेट द टोटल इम्पिडेंस, आपने इम्पिडेंस, देखो इम्पिडेंस को बोलते हैं हम XZ, ये X2 नहीं है बेटा, XZ है। अब ये XZ की वैल्यू कैसे निकलती है, XZ भी बोला जा रहा होता है और मुख्तलिफ कॉल किया जा रहा होता है इसे, ठीक है। तो सिर्फ Z भी बोला जा रहा होता है, सिर्फ Z भी बोला जा रहा होता है। अच्छा, हमें 1 मिनट और, हमें 2 रेजिस्टेंस निकालनी है, एक टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, वो मैं बताता हूँ कैसे आएगी, और एक इम्पिडेंस निकालनी है, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस को XT बोला जाएगा, वो भी मैं सिखाता हूँ। XT से क्या मुराद है, इन दोनों के सब्ट्रैक्ट करने की वजह से जो रेजिस्टेंस आ रही है, समझना। XT टोटल रेजिस्टेंस, इन दोनों की वजह से जो रेजिस्टेंस आ रही है। इम्पिडेंस, इन तीनों की वजह से जो रेजिस्टेंस आ रही है, सही है। अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ये टॉपिक, उसमें ये चीज़ें मैंने क्लियर करी थी, लेकिन मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ तो उससे भी आपको बात क्लियर हो जाएगी। तो फार्मूला आपके पास क्या है, फार्मूला है XT इज इक्वल टू XL माइनस XC, सही है। तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी आपके पास, ठीक है।
टोटल इम्पिटेंस भी कह सकते हो इसे। एक्स एल कितना दिया हुआ है 30 माइनस 20, तो एक्स एल आपके पास आ रहा है 10 ओम्स। यही सिंबल बना लेते हैं, ये आपकी टोटल रेजिस्टेंस। अब इम्पिटेंस के लिए देखो फॉर्मूला क्या है, इम्पिटेंस जेड से लिखो या एक्स जेड से लिखो एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला आएगा इम्पिटेंस के लिए कि आपके पास एक्स एल प्लस एक्स टी। तो देखो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल के इधर पुट कर दो, तो Z इज इक्वल टू होल रेडिकल 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, चलो कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, द आंसर इज 41.23 ओम्स। दिस इज इम्पिटेंस। अच्छा अब देखो दो काम हमारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा काम हमने जो है वो डन करना है। वो तीसरा काम ये है कि ट्राइंगल चाहिए हमें ट्राइंगल चाहिए। तो मैं आपको ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ। देखो याद रखना, जब भी इम्पिडेंस का ट्राइंगल बनाओगे तो एक्स एक्सिस पे आ जाएगी रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो, और वाई एक्सिस पे आ जाएगी आपके पास टोटल रेजिस्टेंस जो कि आप निकाल चुके हो, और ये जो रिजल्टेंट होगा ना ये होगी इम्पिडेंस। समझ गया इम्पिडेंस का ट्राइंगल कैसे बनेगा? यहाँ पर आएगी एक्स एक्सिस पे आएगी, या बेस, एक्स एक्सिस नहीं कहो इसे बेस कह लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर है। तो बेस जो होगी वो आपकी होगी रेजिस्टेंस, ठीक है, और वाई एक्सिस जो होगा वो होगा आपका इम्पिडेंस, टोटल रेजिस्टेंस, और जो जेड होगा यानी जो हाइपोटेन्यूस होगी वो होगी आपकी 41.23 ओम्स आपकी होगी इम्पिडेंस। ठीक है बच्चों, क्लियरिटी आई दिमाग में, बात समझ आई? राउंड ऑफ करके 2 लिख सकते हो, 3 हटा सकते हो। अच्छा चलो अब अगला न्यूमेरिकल करते हैं, अगले न्यूमेरिकल को भी देख लेते हैं। इन अ पैरेलल, अच्छा पैरेलल मैं बता देता हूँ क्या होता है, एक मिनट में ज़रा देख लूँ, यही है ना। अच्छा, इन अ पैरेलल आरसी सर्किट, देखो पैरेलल आरसी सर्किट क्या है, ये आपके पास लगा हुआ है, यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर यहाँ लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर आपके पास है 2, यहाँ पर मैं बना लूँगा डायग्राम और यहाँ पे लिख लूँगा मैं गिवन डेटा। साफ़ सुथरा काम करना और 2 फाइंड, साफ़ सुथरा काम करना भी बड़ा ज़रूरी है पढ़ाई में दिल लगने के लिए। ये आ गई आपकी आरसी, सॉरी आपके पास आ गया सोर्स, जो कि हमारे पास एसी है, तो इसलिए ऐसा बना रहा हूँ। अब इन्होंने कहा पैरेलल सर्किट है, आरसी, आर मतलब रेजिस्टर, ठीक है, सी मतलब कैपेसिटर, इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा जुड़ गया है, तो पैरेलल लाइंस बनेगी तो वो कैपेसिटर होगा। तो ये आ गया आपका कैपेसिटर, सी से डिनोट कर देते हैं, ये आ गया रेजिस्टर, तो ये हो गया आरसी पैरेलल सर्किट। पैरेलल क्यों? क्योंकि जब करंट यहाँ पर आएगा तो वो नीचे भी जा सकता है, उसके बाद 2 रास्ते हैं, इसलिए पैरेलल, सही है। तो इन अ पैरेलल आरसी सर्किट द रेजिस्टर इज, रेजिस्टर की वैल्यू गिवन की गई जो कि आपके पास है 60 ओम की, एंड द कैपेसिटर गिवन किया गया, ये सी की वैल्यू है जो कि है 30 माइक्रोफैराड की। देखो माइक्रो को अगर आप खोलना चाहो तो 30 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ फैराड, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल करंट, टोटल करंट आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टोटल करंट कैलकुलेट करना, टोटल करंट किस पे कैलकुलेट करना है? फ्लो थ्रू द सर्किट एट अ फ्रीक्वेंसी। देखो करंट कैलकुलेट करना है, आर से लिख देते हैं क्योंकि वो रजिस्टर से भी गुजर रहा होगा ना। अच्छा, एक याद रखना, टोटल करंट का है, टोटल करंट का है तो टी लिखना पड़ेगा आपको, सही है। तो टोटल करंट के लिए मैं इक्वेशन आपको लिखवा दूंगा, आई टी टोटल करंट पता करना है, और फ्रीक्वेंसी गिवन थी, ना, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई थी 120 हर्ट्ज़ की, ठीक है। वाइल वोल्टेज आपको गिवन किया गया था, वोल्टेज गिवन किया गया था आपको 60 वोल्ट। अच्छा अब आई टी पता करना है, मैं ज़रा आपको बताता हूँ कैसे होगा, फार्मूला बताता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी। पीछे मैंने फार्मूला लिखवाया था उसका, टोटल रेजिस्टेंस का, मिटा दिया मेरा, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, इसका फार्मूला थोड़ा सा अलग है। अब देखो फार्मूले
अलग होने की वजह ये है कि डेरिवेशन से ये बात क्लियर होती है कि फार्मूला अलग क्यों है। जब डेरिवेशन करता हूँ तो मैं सारी बातें बता देता हूँ। तो अभी जो यहाँ पर फार्मूला यूज़ होगा वो ये यूज़ होगा, सोल्यूशन के आई टी इज इक्वल टू होल रेडिकल आई आर स्क्वायर प्लस आई सी का स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पर। ठीक है, अब फार्मूले की मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि आप लोग समझ चुके हो इसे, और न्यूमेरिकल समझाने के लिए मैं पूरी बैकग्राउंड नहीं समझा सकता, उसकी वजह ये कि टाइम काफ़ी लग जाएगा, है ना। तो इसीलिए टाइम को थोड़ा सेव करने के लिए मैं आपको आगे कराता हूँ इसको। अच्छा, ना आई आर पता है ना आई सी पता है, लेकिन हमारे पास मुख्तलिफ डेटा मौजूद है, उसकी मदद से आई आर और आई सी को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले निकाल लेते हैं हेयर आई आर निकाल लेते हैं। तो आई आर इज इक्वल टू, एक मिनट, आई आर कहाँ है, हाँ ये रहा, आई आर इज इक्वल टू वही ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये आर रेजिस्टेंस है और ये सबस्क्रिप्ट में जो इस पे करंट आ रहा है वो है, सही। तो आई आर वी अपॉन आर, तो आई आर की वैल्यू वी क्या है 60 और आर कितना था 40, नहीं वो भी 60 था, दोनों 60 थे। तो आई आर इक्वल टू 1 एम्पियर, आई आर इक्वल टू 1 एम्पियर आ गया, सही है, बहुत आसान है, वो सिंपल समझ में आ रहा है। अच्छा, अब हमें निकालना है फॉर आई सी। आई सी के लिए क्या फार्मूला लगेगा, आई सी इज इक्वल टू, यही फार्मूला लिखो, वी अपॉन आर। नहीं, ये गलत है। देखो वोल्टेज तो सही है, जो वोल्टेज यहाँ आ रहा होगा वही यहाँ आ रहा होगा, क्यों, पैरेलल सर्किट है, मगर ये रेजिस्टर तो इसकी है, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, एक्स सी कहलाएगी वो, एक्स सी। पहले आपको एक्स सी कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो इसकी रेजिस्टेंस को तो आर कह दिया, सही है, इसकी रेजिस्टेंस आर थोड़ी ना है, इसकी अपनी रेजिस्टेंस होगी, वो एक्स सी होगी। अब एक्स सी के लिए फार्मूला देखो, एक्स सी के लिए अलग फार्मूला लिखना होगा, एक्स सी। तो एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। अब तो कोई मुश्किल नहीं है, एफ और सी सब पता है। तो एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 3.142 और कहाँ है ये रहा ना, हाँ 120 और कितना, सी कितना है 30। अच्छा ओम्स भी है उसके साथ, वो मैंने अभी ओम्स नहीं लिखा, लेकिन आप 3 × 10⁻⁻⁶ पूरा लिखना। जगह कम होने की वजह से मैंने ओम्स वहाँ पे नहीं मेंशन किया है, और ना ही पावर मेंशन की, ना ही मैंने साइंटिफिक नोटेशन मेंशन की है। आप पूरा लिखना उसे, मैंने तो जगह कम था इसलिए कर दिया, कर देता हूँ भाई, यहाँ लिख देता हूँ ओम्स, ये लो अब समझ आ जाएगा। चलो कैलकुलेट कर लो दोनों को एक साथ। 1/, एक मिनट, 2 × 3.142 × 120 × 30 exp⁻⁶ एक्स सी इज इक्वल टू 44.20 ओम्स। बेशक, क्यों, क्योंकि है तो रेजिस्टेंस ही ना, इसीलिए ओम्स आएगा, सही है। तो चलो फर्दर इसको लेके चलते हैं, फर्दर इसको करते हैं। तो फर्दर मैं बताता हूँ। अच्छा, अब एक्स सी, आई सी कैलकुलेट कर लो, फिर लिख रहा हूँ आई सी। तो आई सी इज इक्वल टू, वी क्या है 60 और 44.20, तो आई सी इज इक्वल टू, तो 60 44.20 1.357 एम्पियर, ये दो आ गई हैं आपके पास। अब आई टी निकाल लो, फॉर आई टी। तो आई टी इज इक्वल टू होल रेडिकल, आई आर कितना आया था 1 का स्क्वायर, आई आर 1 आया था ना, तो 1 का स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर लो, 1 का स्क्वायर, और आई सी कितना आया था 1.35 का स्क्वायर, तो ये 2 नहीं होगा, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो एक मिनट को, 1 का स्क्वायर प्लस 1.32 का स्क्वायर
1.65 एम्पियर। खुश? इस बात पे खुशी मिली? मतलब समझ में आया ये कह रहा हूँ। हाँ चलो ठीक आ रहा है, चलो चेक कर, हाँ ठीक आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। थोड़ा सा राउंड ऑफ का मसला आ रहा है। अगर इसे 6 कर दूँ, मैं राउंड ऑफ कर दूँ तो ये फिर आपका ना 9 हो जाएगा। इतना तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1.6 आ गया तो इसका मतलब है आप बिल्कुल ठीक आए हो। बाकी थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाए तो वो आप कर सकते हो। अच्छा, अ रजिस्टर, एक मिनट ज़रा मैं क्वेश्चन निकाल लूँ। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है आपके पास, इसी तरह का इम्पिडेंस टाइप का क्वेश्चन है। इसको कर लेते हैं। अच्छा, वही गिवन डेटा और टू फाइंड, और न्यूमेरिकल नंबर आपका कौन सा है? 3। टू फाइंड ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा, अ रजिस्टर एक ही रजिस्टर है जिसको आर कह के 20 ओम्स का लगा लेते हैं। इस कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड, सर्किट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सर्किट आप समझ जाओगे कौन सा वाला है। कैपेसिटर भी दिया हुआ है जो कि है 10 माइक्रो फैराड। अब आपको पता है माइक्रो को अगर मैं खोलूँगा तो वो 10 की पावर -6 फैराड आएगा, ठीक है। इन एन एसी सर्किट है, सोर्स एसी है, फ्रीक्वेंसी दे दी 50 हर्ट्ज़ की। कैलकुलेट द टोटल इम्पिडेंस, वही जेड पता करना है, इम्पिडेंस। अच्छा, अब मसला क्या बनेगा, मसला बताता हूँ, सोल्यूशन लिखो सबसे पहले। तो इम्पिडेंस पता करना है, इम्पिडेंस के लिए फॉर्मूला होगा होल रेडिकल आर प्लस एक्सी। देखो आर तो नोन है, आर तो पता है जो कि हमारे पास 20 है, लेकिन एक्सी नहीं पता। एक्सी का फॉर्मूला देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पर, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर एक्सी, तो एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। तो एक्सी इज इक्वल टू 3.142 और एफ कितना था, 50, और सी कितना था, कहाँ है सी, ये रहा ना, हाँ 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। सही, आसान है, तो इतने मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। फर्स्ट ईयर में तो आपने इससे बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल करें, मैं तो खुद हैरान होता हूँ फर्स्ट ईयर में इतने मुश्किल न्यूमेरिकल, सेकंड ईयर में इतने आसान। ऐसा होना चाहिए था आधे चैप्टर ये फर्स्ट, बल्कि ये चैप्टर ऐसे ही पढ़ाए जाते हैं तरतीब से, इनकी तरतीब बिल्कुल सही है। अच्छा, तो एक्स ये पूरे एक साथ कैलकुलेट कर लो, पूरे को एक साथ कैलकुलेट कर लो। तो 1/2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -6। बहुत ज़्यादा आ रही है वैल्यू, हाँ बहुत ज़्यादा आ रही है। अच्छा हाँ, ज़्यादा इस वजह से आ रही है क्योंकि मैंने एक, हाँ देखो ज़रा सा एक पॉइंट भी आगे पीछे होता है तो वैल्यू ख़राब हो जाती है। अब कैलकुलेशन एरर कोई बच्चा करेगा तो फिर तो उसके नंबर कटेंगे ही, तो कैलकुलेशन एरर कोशिश करो ना हो, ठीक है। अच्छा, अब फॉर z पता करना था ना, तो z के लिए फॉर्मूला मैंने पहले ही लिखवा दिया था आपको, r प्लस एक्सी। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ r, 20 का स्क्वायर प्लस 318.30 का स्क्वायर। एक चीज़ मैं वेरीफाई कर लूँ कि ये ऐड ही हो रहा था ना, हाँ ऐड ही हो रहा था। तो चलो अब आ जाओ करते हैं, 20 का स्क्वायर प्लस 3.18.30 का स्क्वायर। तो बिल्कुल यही करीब करीब आंसर आ रहा है, 3.1, क्योंकि ना वो स्क्वायर रूट भी लिया जा रहा है ना। ये आ गई इम्पिडेंस फॉर सर्किट। चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी वेरीफाई कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। राउंड ऑफ करोगे तो वो आई थिंक राउंड ऑफ करने से ये 4 हो जाएगा। अब देखो ये राउंड ऑफ का मसला तो इतना बड़ा नहीं है ना कि इसकी वजह से कोई बात समझ ना आए, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल आपने करना है, ये जो चल रहा है ना ये न्यूमेरिकल आपने करना है। देखो 5 मैंने करा दिए, एक तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं आपको दे दूँ, तो ये एक न्यूमेरिकल ट्राई करना, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप ज़रूर कर लोगे। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता तो मैं ज़रूर करा देता। तो
तो आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।